नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे कि सेट्स क्या होता है। ठीक है, टॉपिक लिख देते हैं। तो ये जो टॉपिक है या ये जो चैप्टर है, ये हमने क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 ये चारों साल पढ़े हैं। ठीक है, तो मैं अभी बेसिक से तो नहीं करवाऊँगा, पर इस एक वीडियो में आपका सारे के सारा जो रिवीजन है वो हो जाएगा। ऑलराइट, तो बात ये आती है कि अभी सेट्स जो है वो क्या है। एक सेट क्या होता है? सेट कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है और उसे लिखने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तरीका है कि मैं सीधा सीधा सारे एलिमेंट्स लिख दूँ। ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, दूसरा तरीका है कि ए जो दूसरा तरीका है वो है ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स is a natural number and 1 less than equal to x less than equal to 4। ठीक है, मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ इस सेट को। अब इस तरह से लिखना क्यों पड़ता है कभी कभार? क्योंकि सोचो अगर मुझे एक सेट बनाना है जिसमें 100 एलिमेंट्स है, 1 to 100। ठीक है, ऐसा एक एलिमेंट्स है, तो तभी मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 till 100 तो मैं नहीं लिखूँगा। तब मुझे इस तरह से लिखना पड़ता है 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 100। ठीक है, और इस प्रकार के अगर इस तरह से हम लिखें तो इसे कहते हैं लिस्टिंग मेथड। ठीक है, लिस्टिंग क्यों? क्योंकि हम इधर एक लिस्ट बना रहे हैं। ठीक है, इधर हम एक लिस्ट बना रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राघव, राजू, सुष्मिता, देन रमन एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऐसे करके हम लिस्ट बना रहे हैं। कॉमा डाल डाल के हम लिस्ट बना रहे हैं। हाँ, एक और चीज़ याद रखना, हमेशा जो सेट होता है वो कैपिटल, मतलब उसका जो नाम होता है वो कैपिटल में होता है। फिर इक्वल टू देना पड़ता है, फिर कर्ली ब्रेसेस। ओके, हमेशा कर्ली ब्रेसेस यूज़ करना। ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, याद रखना। और जो सारे एलिमेंट्स होते हैं वो कॉमा से सेपरेट होते हैं। कोई लोग होते हैं जो सेमीकोलन दे देते हैं गलती से, पर दे देते हैं, वो गलत है, उससे मार्क्स कम हो सकते हैं। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों का ध्यान रखना। तो ये होता है लिस्टिंग मेथड। और हाँ, ये जो सेट बिल्ड, इसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में होता ये है कि इसमें लिखने का तरीका क्या है? पहले तो एक लेटर ले लो, एक लंबा सा ये लाइन ले लो, एक लंबा सा लाइन। फिर बताना पड़ता है हमें कि वो कौन से कैटेगरी में बिलोंग करता है। ठीक है, जैसे ये नेचुरल नंबर्स के सेट में बिलोंग करता है, कोई होता है होल नंबर्स, कोई होता है रेशनल नंबर्स, ऐसे लिख दो। ठीक है, कॉमा देके फिर उसका जो कंडीशन है, जैसे ये 1 to 4 जा रहा है तो हमने लिख दिया 1 to 4। तो याद रखना ये उसका तरीका है। पहले एक्स या कोई भी लेटर, वाई भी चलेगा, ए बी सी डी कुछ भी चलेगा, एक लाइन, फिर वो कौन से कैटेगरी में बिलोंग करता है, कॉमा, उसका कंडीशन क्या है। ओके, तो ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब बात ये आती है कि एक सेट में कितने सारे एलिमेंट्स हैं, ये हमें कैसे पता लगाएं? ऑफ कोर्स काउंट करके भी पता लगा सकता है, लेकिन इस तरह से भी हम पता लगा सकते हैं कि इसमें इतने सारे एलिमेंट्स हैं। सोचो 1 एक्स और 100 इधर लिखा है, तो ऑफ कोर्स 100 एलिमेंट्स है उसमें। तो उससे अगर हमें डिनोट करना है कि एक एलिमेंट में कितने सारे एलिमेंट्स है, एक सेट में कितने सारे एलिमेंट्स है, अगर ये हमें डिनोट करना है तो फिर हम लिखते हैं कार्डिनलिटी। ठीक है, कार्डिनलिटी। अब पहले 9 10 11 12 में हम कैसे डिनोट करते थे? एन ए ऐसे डिनोट करते थे। ठीक है, एन इक्वल टू 4 लिख देते थे क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन और भी इजी तरीका है। ठीक है, इतना झंझट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे लिख दो बस। इसका मतलब भी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, ठीक है, इक्वल टू 4। ऑलराइट, इक्वल टू 4। तो इसे कहते हैं कार्डिनलिटी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। ओके, सो नेक्स्ट इज कि चलो इधर ही लिख देता हूँ। सोचो कोई एक सेट है। ठीक है, सोचो कोई एक सेट है, मान लेते हैं सेट बी, जिसका कार्डिनलिटी 0 है, जिसका कार्डिनलिटी 0 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि उस सेट में कोई एलिमेंट्स नहीं है। करेक्ट, खाली है सेट। अब खाली सेट को कहा जाता है नल सेट या फिर एम्प्टी सेट। ठीक है,
नल सेट या फिर एम्प्टी सेट। और ये तो ठीक है, वर्ड में लिख दिया मैंने। अगर इस तरह से नोटेशन में लिखना है तो फिर एक तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, जैसे कि सर हमने एलिमेंट्स लिखे, कोई एलिमेंट्स नहीं है तो खाली है अंदर, तो ऐसे लिख दिया हमने। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, ये फाई का सिंबल है ये, तो इस तरह से भी डिनोट किया जाता है कि एक एम्प्टी सेट है। ऑलराइट, तो अब जो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं वो है सबसेट, ठीक है, वो है सबसेट। सबसेट आप लोगों को पता ही होगा। सोचो मैं एक ए सेट ले लूँ जहाँ पे 1 2 3 4 है, और बी एक सेट ले लूँ जहाँ पे है 1, 2। तो चूँकि बी के सारे एलिमेंट्स ए में मौजूद है, इसलिए बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए मैं कह सकता हूँ, ठीक है। बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। अब मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। लेकिन ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं, ठीक है। ए के सारे एलिमेंट्स ए में पहले से ही प्रेजेंट है, तो इसलिए मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए। लेकिन ये थोड़ा मतलब क्या बताऊँ, हजम नहीं होती इस बात को एक तरह से, तो इसलिए इसे कहा जाता है इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है, इसे कहा जाता है इम्प्रॉपर सबसेट। ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए, ये थोड़ा ऐसे मजाक वाली बात होती है। और एक बात चाहे तो मैं इधर ही और एक पॉइंट लिख देता हूँ, इक्वल सेट, ठीक है, इक्वल सेट करके। इक्वल सेट्स क्या होता है? सोचो ए में 1 2 3 है और बी में भी 1 2 3 है, तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है, बी के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है, तो इसलिए ए इक्वल टू बी, बस, ठीक है। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए इक्वल टू ए, ठीक है। तो यही चीज़ मतलब इक्वल हो गया ना दोनों, तो यही चीज़ मैं इधर लिख रहा हूँ ऐसा, ए इक्वल टू ए तो है ही, प्लस ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए, इसलिए इस सिंबल को बनाया गया है, इस सिंबल को बनाया गया। और साथ ही साथ ये हमें इधर भी दिखने को मिलेगा, ये सबसेट का सिंबल है, ये इक्वल टू का सिंबल है, तो दोनों मिलकर इस प्रकार का एक सिंबल बनाते हैं, ठीक है, इस प्रकार का एक सिंबल बनाते हैं। सो बी अगर हमें श्योर शॉट पता है, ठीक है, श्योरली पता है कि बी छोटा है ए से और वो ए का सबसेट है, तो हम ये सिंबल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो जनरली अगर हमें नहीं पता, सोचो एक सी है, हमें बस इतना ही पता है कि वो एक सबसेट है, ठीक है, वो एक सबसेट है, ए का सबसेट है, हमें बस इतना ही पता है, तो फिर हम यही सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है, हम यही सिंबल यूज़ करते हैं। अगर पक्का पता हो कि सी ए से छोटा है तो फिर हम ये सिंबल यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो जनरली यही सिंबल यूज़ किया जाता है। और ये जब बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए है ना, इस प्रकार से इसे हम प्रॉपर सबसेट कह सकते हैं। प्रॉपर मतलब प्रॉपर सबसेट, हाँ, प्रॉपर सबसेट क्यों? क्योंकि इक्वल टू तो नहीं है, बी और ए इक्वल टू नहीं है, इसलिए बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ओके। तो ये सबसेट का केस समझ में आ गया, इक्वल सेट्स का भी समझ में आ गया। नेक्स्ट जो ये आती है, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है वो है पावर सेट का। अच्छा, और एक बात मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, फाई इज़ ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए, प्रॉपर सबसेट, हाँ, फाई भी प्रॉपर सबसेट है ए का, एक्चुअली किसी भी सेट का, ठीक है, फाई किसी भी सेट का एक प्रॉपर सबसेट है, ओके। हाँ, अगर मैं अभी देखो फाई क्यों मैं बता रहा हूँ एक सबसेट है, क्योंकि फाई में कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, तो मैं किसी भी सेट में ढूंढ सकता हूँ ना। मतलब अभी देखो एक तरह से इसे मान ही लिया जाता है कि ए में फाई पहले से ही प्रेजेंट है, ठीक है, ए में फाई पहले से प्रेजेंट है, तो फाई को ए का सबसेट मान लिया जाता है, ओके, फाई को ए का सबसेट मान लिया जाता है, फाई को किसी भी सेट का सबसेट मान लिया जाता है, कोई भी सेट हो, ठीक है, कितना भी छोटा सेट हो या कितना भी बड़ा सेट हो, मान लिया जाता है कि फाई जो है मतलब नल सेट किसी भी सेट का एक सबसेट है, ऑलराइट। तो इस बात का भी ध्यान रखना। और प्रॉपर सबसेट क्यों? क्योंकि फाइव में 0 एलिमेंट्स होते हैं और ए में एटलीस्ट 1 एलिमेंट तो हो गई, इधर 4 है, या कोई भी सेट में एटलीस्ट 1 एलिमेंट तो हो गए, इसलिए फाइव इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, और फाइव इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी सेट। अब देखो जैसे कि ए इज़ अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ठीक वैसे ही फाइव इज़ अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ
फाई। ओके, ये बात भी ध्यान में रखना। हालांकि इसमें कम उतना नहीं पूछा जाता कि फाई इज़ अ प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट, पर इस बात का ध्यान रखना फाई इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ फाई। तो खैर नेक्स्ट जो मैंने बताया कि वो पावर सेट क्या होता है कि एक सेट लिया, उसके अलग अलग मैंने टुकड़े किए, मतलब सबसेट्स बनाए, और उन सबसेट का मैंने एक सेट बना लिया। ठीक है, जैसे कि चाहे तो मैं इसे भी इरेज करता हूँ। जैसे मैं सोचो कि अब क्या बताओ, पावर सेट, ठीक है, पावर सेट। तो पावर सेट में सोचो ए है एक सेट जहाँ पे 1, 2 और 3 है। ठीक है, 1, 2 और 3 है। अब मैंने इसके छोटे छोटे सबसेट्स बनाए। ठीक है, सबसेट्स बनाए जैसे कि एक सबसेट है 1, दूसरा सबसेट है 2, तीसरा सबसेट है 3, चौथा सबसेट है 1, 2, पांचवा 2, 3, सिक्स्थ सबसेट इज़ 1, 3 एंड 7 सबसेट है 1, 2, 3। ठीक है, इम्प्रॉपर प्रॉपर सब मैंने ले लिया। हाँ, और एक कौन सा बच गया, फाई। चाहते मैं इसे इधर ही ऐड करता हूँ। ठीक है, फाई रह गया था, तो इसे इधर नहीं, इधर ऐड करता हूँ। ठीक है, फाई। ठीक है, ये भी एक सबसेट है, मैंने अभी समझाया। तो ये जो इतने सारे मैंने सबसेट्स बनाए, इसका अगर मैं एक बड़ा सा सेट ले लूँ, ठीक है, इसका अगर मैं बड़ा सा सेट ले लूँ तो इसे कहता है पावर सेट। ठीक है, इसे कहते हैं पावर सेट। ओके, समझ में आ गया। अब पावर सेट में कितने सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं बताओ? पावर सेट में कितने सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं? अब याद रखना, इधर है ना, ये एक एक एलिमेंट है। ठीक है, ये एक एक एलिमेंट है पावर सेट का। ये भी है ना, ये 2 नंबर्स दिख रहे हैं, 2 नंबर्स से इधर ठीक है 2 नंबर्स दिख रहे हैं, लेकिन वो एक ही एलिमेंट माना जाएगा पावर सेट का। ओके, एक ही एलिमेंट माना जाएगा पावर सेट का। तो अब बात ये आती है कि पावर सेट में कितने सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, पावर सेट में कितने सारे एलिमेंट्स हैं। तो पावर सेट में सोचो ए में है 3 एलिमेंट्स। ठीक है, ए में 3 एलिमेंट्स थे, तो पावर सेट में रहेंगे 2⁻³ एलिमेंट्स, मतलब 8 एलिमेंट्स दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, सिमिलरली ए में अगर n एलिमेंट्स हो, n, तो पावर सेट में कितने सारे रहेंगे? ऑफ कोर्स 2⁻n एलिमेंट्स। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ओके, अब हाँ, इधर इसे मैं 7th पॉइंट लिख रहा हूँ, क्योंकि इधर एक पॉइंट में ऐड करता हूँ डिसजॉइंट सेट्स करके। ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है? इक्वल सेट्स का ऑपोजिट, और कुछ नहीं। जैसे कि ए और बी ऐसा है, मैंने सोचा ए ऐसा लिखा 1, 2, 3, और बी मैंने ऐसा लिखा 4, 5, 6। ठीक है, 4, 5, 6, तो इसे कहता है डिसजॉइंट सेट्स। अब बात ये आती है कि डिसजॉइंट सेट्स का मतलब यही मीनिंग है कि ए में जितने सारे एलिमेंट्स हैं बी में कहीं भी नहीं मिलेंगे, बी के जितने सारे एलिमेंट्स हैं ए में कहीं भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है डिसजॉइंट सेट्स। और इसे डिनोट किया कैसे करते हैं? ए नॉट इक्वल टू बी, बस ऐसे ही डिनोट किया था। ठीक है, तो समझ में आ गया इक्वल सेट्स, डिसजॉइंट सेट, पावर सेट्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पावर सेट्स। समझ में आ गया? ओके, अब नेक्स्ट आता है जो कॉन्सेप्ट, वो है सो नाउ जो नेक्स्ट एक टॉपिक है, छोटा सा है, ये हो सकता है कि आपके लिए नया हो। ठीक है, हो सकता है आपके लिए नया हो, वो है पेयर वाइज डिसजॉइंट। ठीक है, पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सोचो मैंने कोई एक सेट ले लिया, सेट एस। ठीक है, सेट एस मैंने ले लिया। ठीक है, और इसके अंदर छोटे छोटे सेट्स हैं। ठीक है, छोटे छोटे सेट्स मतलब 1, 2। ओके, ये एक सेट हो गया। देन 3, फिर 4, 5, 6। ठीक है, इतना ही ले लिया मैंने। तो इस सेट के अंदर ये जो सेट्स है ये आपस में डिसजॉइंट है। ठीक है, ये आपस में तो डिसजॉइंट है ना, कोई भी सेट उसके एलिमेंट्स दूसरे में ढूंढ नहीं पा रहे, तो आपस में तो डिसजॉइंट है। इसलिए इस सेट को कहा जाता है पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट। ठीक है, पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट इसे कहा जाता है। बस इतना ही है इसमें, और कुछ नहीं है।
अब बात ये आती है कि अगर दो सेट ऐसे है जिसमें कुछ कुछ एलिमेंट्स ही ऐसे आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, कुछ कुछ एलिमेंट्स है दोनों में कॉमन है, ठीक है, दोनों में कॉमन है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे इंटरसेक्शन। ओके, उसे कहेंगे हम इंटरसेक्शन। तो चलो उसे भी समझ लेते हैं एक एक करके। सो नाउ जस्ट इंटरसेक्शन को हम कैसे डिनोट करें? पहली बात तो इसे इस तरह से डिनोट किया जाता है इंटरसेक्शन को। ओके, इसे कहते हैं इंटरसेक्शन 9 इंटरसेक्शन, ठीक है। मतलब अगर मैं ए ले लूँ, क्या ले लूँ, 1 2 3 4 एंड बी ले लेता हूँ मैं, ठीक है, चाहे तो उसे मैं नीचे लिख देता हूँ। बी है 3 4 5 6, ठीक है। कोई भी कितना भी बड़ा सेट हो या कितना भी छोटा सेट हो, लेकिन हमें ये तो दिखाई दे रहा है कि 3 4 और 3 4 यहाँ पे दोनों कॉमन है, ठीक है, ये दोनों सेट या ये दोनों एलिमेंट इन दोनों में कॉमन है। तो फिर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 3,4 हो, ठीक है, 3,4 होगा। इससे अगर मैं एक वेन डायग्राम, ठीक है, वेन डायग्राम पता है ना, कोई एक ऐसा सेट ले लिया, इसे तो यूनिवर्सल सेट कहते हैं, और ऐसे मैंने दो सर्कल्स ले लिया है, हर एक सर्कल का मतलब है एक सेट, तो ये ए है और ये बी है, तो इसे कहते हैं वेन डायग्राम। इस तरह से जो हम ड्राइंग करते हैं इसे कहते हैं वेन डायग्राम। तो खैर वेन डायग्राम अगर मैं इसका बनाऊं तो कैसा दिखेगा? कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट मैं बताऊंगा बाद में क्या होता है, आपको पता होगा पर फिर भी एक रिवाइज कर ही लेंगे। ये एक सेट और ये एक सेट, ठीक है, ये सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है। इन दोनों में जो क्रॉस, मतलब हाँ क्रॉस ही बोल सकते हैं, इंटरसेक्शन, दोनों मिल कहाँ पे रहे हैं? दोनों मिल रहे हैं इस पार्ट में, इस पार्ट में वो मिल रहे हैं, तो इसे कहेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। जहाँ पे वो दोनों कॉमन हो रहे हैं, ये दोनों मिल रहे हैं, उसे कहते हैं इंटरसेक्शन, और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है यूनियन, ठीक है। यूनियन भी आपको पता ही होगा, 10 यूनियन, ए यूनियन बी, इसे कहते हैं यूनियन। तो ए अगर चलो इसी का ही एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 4, बी है 3 4 5 6, तो ए यूनियन बी का मतलब है कि हम सब कुछ ले लेंगे, ठीक है, सब कुछ, ए में जितना है वो भी ले लेंगे, बी में जितना है वो भी ले लेंगे, ठीक है, वो भी ले लेंगे। सो ए यूनियन बी, ओके। अच्छा, पहली बात ये इक्वल टू होंगे, हाँ, ये मैंने इधर गलती से सेमीकोलन दे दिया था। 1 2 3 4 ये तो लेंगे ही, बी का भी एलिमेंट्स ले लेंगे, पर बात ये मैं 3 4 वापस नहीं लिखूँगा, ठीक है। 3 4 5 6 ये गलत है, मैं 3 4 वापस नहीं लूँगा, 3 4 एक ही बार लूँगा, तो इसे इरेज करके जो रिपीट हो रहा है उसे एक बार ही लेंगे और बाकी का जो एलिमेंट्स है वो ले लेंगे, ठीक है। इसे कहते हैं यूनियन। इसे डिनोट कैसे करें? सोचो ये है सेट, ये यू है, ये ए है और ये बी है, ठीक है, ये ए है और ये बी है, तो ए ऐसे लिख देता हूँ, बी। तो यूनियन क्या होगा? यूनियन ये सब कुछ होगा, ठीक है, सब कुछ हम ले लेंगे, ओके, समझ में आ गया? तो इसे कहते हैं ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। क्लियर? ओके। सो इंटरसेक्शन तो समझ में आ गया, यूनियन समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि एक सेट है, ओके, एक सेट है, और या चलो एक काम करते हैं, एक यूनिवर्सल सेट भी हम पहले देख लेते हैं। बहुत देर से हम यूनिवर्सल सेट के बारे में बात कर रहे हैं ना। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट का मतलब है कि एक ऐसा सेट जहाँ पे सब कुछ हो, ठीक है, मतलब ए है 1 2 3 4, ठीक है, बी है 3 4 5 6, ठीक है।
तो यूनियन जो होगा, यूनियन आई मीन नॉट यूनियन, यूनिवर्सल सेट, वो ये 1 2 3 4 5 6 तो होंगे ही, प्लस और भी होंगे, ठीक है, और भी अगर है तो वो भी होंगे, ऐसे मैं बता रहा हूँ। जैसे कि 7 8 9 10, ठीक है, इतना तक जाएगा, इतना तक जाएगा। तो जैसे अगर मैं वेन डायग्राम के थ्रू समझाऊँ तो इसके ऊपर मतलब कोई ऐसा सेट नहीं रहेगा, ठीक है, जैसे कोई भी ऐसा सेट नहीं रहेगा जिसमें 11 हो, ठीक है। ऐसा कोई सेट हम नहीं लेंगे जहाँ पे 11 हो, कोई ऐसा सेट नहीं लेंगे जहाँ पे 25 हो। क्यों? क्योंकि वो यू में नहीं है, ठीक है, वो यूनिवर्सल सेट में नहीं है, इसलिए हम वैसा कोई एलिमेंट ही नहीं लेंगे। सिर्फ इन एलिमेंट्स के सहारे सारे के सारे सेट्स हमें बनाना पड़ेगा, बस यही रूल है, ठीक है। तो इसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट। ये वो एक मतलब बता सकते हैं कि लिमिट है, ठीक है, उसके ऊपर नहीं जाना है हमें, ओके। तो हाँ, ऐसा भी नहीं कि हम -1 लिखते रहे, -2 नहीं, वो भी गलत है, ठीक है। 1 यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं उसी में से चुनकर हमें सेट्स बनाना है, क्लियर, ठीक है। यूनिवर्सल सेट समझ में आ गया। अब देखो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है, मैं इसी का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, ए बी तो है ना, तो इसी का ही मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग ये होता है, कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग ये होता है कि कोई एक सेट है, उसको छोड़कर जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट में आ जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट को लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि ए डैश भी लिख सकते हो, या फिर ए सी भी लिख सकते हो, या फिर ए के ऊपर बार भी लिख सकते हो। इनका मतलब क्या है, 1 2 3 4 छोड़कर यू में जितने सारे एलिमेंट्स हैं सारे के सारे लिखते जाओ, ठीक है। जैसे कि 5 6 7 8 9 10, इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, ओके, इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो इसका वेन डायग्राम में कैसे दिखेगा, वेन डायग्राम में वो ये सोचो ए है और ये बी था, ठीक है, ये ए है और ये बी है। तो ए मैंने ऐसे ले लिया, ए को छूना भी मत, ठीक है, ए को छूना भी मत। ये यू है, ठीक है, ये यू है, ये सारे के सारे आते हैं ए कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। याद रखना ए को छूना भी मत, ओके, ऐसा। ठीक है, तो ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट। ये थोड़ा सा गलती से छू लिया, वो अलग बात है, पर समझ में आया ना कि ए को ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट, ओके, क्लियर। तो अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट। देखो कॉम्प्लीमेंट में क्या था, पहले लिख देता हूँ, रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट। तो इधर क्या था, इधर हमने कॉम्प्लीमेंट लिए थे विथ रिस्पेक्ट टू यू, ठीक है, इधर हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू अनदर सेट, ठीक है। जैसे कि b माइनस ए, ठीक है, b माइनस ए मतलब b में जो जो एलिमेंट्स है उनमें जो कॉमन एलिमेंट्स है, ठीक है, उनमें जो कॉमन एलिमेंट्स है उन्हें हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है। जैसे इधर क्या आएगा, 3 4 5 6, इधर मैं 3 4 5 6 नहीं लिखूँगा, इधर मैं लिखूँगा सिर्फ और सिर्फ 5 6, ठीक है, इधर मैं लिखूँगा सिर्फ 5 6। क्यों? क्योंकि 3 और 4 तो ए में भी है, ए में जो है वो हमें नहीं चाहिए, इसलिए 5 और 6, ओके। इसे अगर मैंने इधर रिप्रेजेंट करना है कि वो कैसे दिखेगा, वो है कुछ इस तरह से, ये है ए और ये है बी, ठीक है, ये है ए और ये है बी। तो बी में जो जो एलिमेंट्स है, ठीक है, बी में जो जो एलिमेंट्स है, लेकिन ए को छोड़कर वो हमें ले लेना है, जैसे कि ये सारे एलिमेंट्स, ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स, ओके, इसे कहते हैं रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट। देखो इधर ए छू भी नहीं रहा ना, ये जो बी है अभी मतलब जो मैंने शेड किया है वो अभी ए को छू भी नहीं रहा, इसलिए वो रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। इसमें ये जो यूनिवर्स मैंने पूरा यूनिवर्सल सेट को ले लिया, लेकिन वो ए को नहीं छू रहा, यहाँ पे मैंने पूरे बी को ले लिया लेकिन वो ए को नहीं छू रहा, इसलिए इसे रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ओके। अब इस तरह से एक आ जाता है कि
सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस वो क्या होता है, वो कुछ ऐसा होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब है कि ए माइनस बी यूनियन, ठीक है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ओके, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए विच इज़ इक्वल्स टू ए, ऐसे करके एक ट्रायंगल बनाना पड़ता है और फिर बी, ठीक है। तो इसे कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। इसका मतलब क्या है, देखो ये मैंने बनाया, ये वाला चीज़ वेन डायग्राम, ये है यू, ये है एक सेट, ये है दूसरा सेट, ओके। तो इसमें b माइनस ए, तो b माइनस ए कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है, b माइनस ए कुछ इस तरह से दिख रहा है, और a माइनस बी कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। ये अगर a है और ये अगर b है, तो b माइनस ए तो कुछ उस तरह से दिख रहा है और a माइनस बी कुछ इस तरह से दिखेगा, करेक्ट। तो इसे कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। बीच में जो इंटरसेक्शन है उसे हमें निकाल देना है, ठीक है। बीच में जो इंटरसेक्शन हो रहा है उसे हमें निकाल देना है और बाकी का बचा हुआ पोर्शन वो हमें ले लेना है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से होगा, ए ट्रायंगल बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो फिर जाकर वो सिमेट्रिक डिफरेंस बनेगा, क्लियर। तो अगर मैं इस तरह से देखूँ, इधर b माइनस ए तो 5 6 था, a माइनस बी अगर मैं लिखूँ, ठीक है, a माइनस बी अगर मैं लिखूँ तो वो क्या होगा, वो होगा 1,2, ठीक है, 1,2। तो फिर a सिमेट्रिक डिफरेंस b इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1 2 5 6, ठीक है, 1 2 5 6। तो फिर जाकर वो सिमेट्रिक डिफरेंस बनेगा, क्लियर, ओके, क्लियर, ठीक है। तो अब एक्चुअली ये सारे कार्डिनलिटी में आएंगे, ठीक है, ये कार्डिनलिटी होंगे ये सारे, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। तो सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया, नेक्स्ट क्या देखते हैं। अब वीडियो का लेंथ आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है, इसलिए आप एक ब्रेक ले सकते हैं, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, 5 मिनट बाद फिर लौट आते हैं।
तो अब हम कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं, जैसे कि ए इंटरसेक्शन है ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस ए यूनियन बी, ठीक है। ये एक फार्मूला था, ओके। अगर आपको याद नहीं है तो ये मैं लिख कर दे रहा हूँ। ए इंटरसेक्शन बी का अगर हम कार्डिनलिटी ले तो ए का कार्डिनलिटी प्लस बी का कार्डिनलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी का कार्डिनलिटी होगा इक्वल टू ए यूनियन बी का कार्डिनलिटी, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ सेट्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट, ओके। सिमिलरली अगर हम देखें कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का क्या होगा, मतलब इधर क्या था, इधर सिर्फ 2 सेट्स थे, इधर सिर्फ 2 सेट्स थे, लेकिन इधर 3 सेट्स आएंगे, 1 2 3, ठीक है, 3 सेट्स आएंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, पहले ही है, फिर माइनस ए बी इंटरसेक्शन माइनस ए सी इंटरसेक्शन माइनस बी सी इंटरसेक्शन, करेक्ट, प्लस ए बी सी इंटरसेक्शन, ठीक है, ये होगा, ओके। समझ में आ गया। तो हो क्या रहा है, थोड़ा ध्यान से देखो। सिर्फ ए और बी अगर देखें, ठीक है, सिर्फ ए और बी का अगर हम, मतलब सिर्फ 2 ही सेट्स हैं, तो उनमें अगर हमने ढूंढना है कि यूनियन क्या हो रहा है तो कैसे ढूंढेंगे, पहले ए सिर्फ एक सेट लेंगे, उनको ऐड कर देंगे, माइनस करेंगे, 2 सेट लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है, वही हो रहा है। ए लिया, मतलब सिंगल सेट लिया, ए लिया, फिर बी लिया, ऐड कर दिया, फिर दोनों का इंटरसेक्शन लिया, माइनस कर दिया, बस इधर ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन इधर देखो, एक सेट लेंगे, ऐड कर देंगे, उनका इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है, अभी हम उनका इंटरसेक्शन लेंगे और माइनस कर देंगे, फिर ऐड करेंगे कि तीनों का इंटरसेक्शन है, ठीक है, फिर ऐड करके तीनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, यही होते जाता है, ठीक है। प्लस माइनस ऐसे ही होते जाएगा, चाहे तो ए बी सी डी कुछ अगर हम इस तरह से ले, ठीक है, अगर हम ए बी सी डी अगर हम इस तरह से ले तो फिर ये कैसे दिखेगा, ये दिखेगा कुछ इस तरह से, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, करेक्ट। पहले हमने ये चारों के चारों सेट ले लिया, माइनस अभी एक करके हमें इंटरसेक्शन लेते जाना है, तो ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। पहले मैंने इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन मुझे लेना है अभी ए एंड डी का, फिर नेक्स्ट क्या बी लूँगा मैं। अब बी इंटरसेक्शन ए थोड़ी मैं लूँगा क्योंकि वो तो पहले से हो चुका है, ए इंटरसेक्शन बी मैंने पहले ही ले लिया, बी इंटरसेक्शन सी होगा अभी, ठीक है। तो हाँ, माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन डी, करेक्ट। देन नेक्स्ट मैं लूँगा सी, सी के बाद क्या आता है, डी आता है, डी के साथ भी बी नहीं लूँगा, सी के साथ मैं ए नहीं लूँगा, क्यों, क्योंकि वो पहले कवर हो चुके हैं। तो क्या लूँगा मैं, सी इंटरसेक्शन डी, ओके, सी इंटरसेक्शन डी। अब मुझे क्या लेना है, अब मुझे 3 सेट्स लेने हैं और उनके इंटरसेक्शन करते जाना है, और वो प्लस करके, ठीक है, वहाँ पे हम प्लस लेंगे क्योंकि प्लस ले लिया हमने, फिर माइनस लिया, फिर प्लस लेंगे अभी। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ए बी सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी, ठीक है, ए बी सी ए बी डी, नेक्स्ट प्लस अभी हम ए छोड़ देंगे और बी पे जाएंगे, बी सी डी, बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। क्या इसके अलावा और कुछ पॉसिबल है, नहीं है, ठीक है, इसके अलावा और कुछ पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने सारे के सारे कॉम्बिनेशंस, ठीक है, सारे के सारे हमने जो कॉम्बिनेशंस है वो ट्राई कर लिया है और यही आ रहा है सारे के सारे कॉम्बिनेशंस, ठीक है। सो और फाइनली अब हम क्या लेंगे, अब हम लेंगे माइनस ए बी सी डी, ठीक है।
तो समझ में आ रहा है ना कि किस तरह से हमें बढ़ना है। अगर आपको क्वेश्चन मतलब हाँ क्वेश्चन पेपर में ऐसे पूछा जाए कि ऐसा एक इसका फॉर्मूला लिखो, तो ऐसा नहीं कि आप इसे रट्टा मार के जाएंगे, ठीक है, रटना नहीं है इसे, आपको बस लॉजिक लगाना है, ठीक है, और पैटर्न को याद रखना है। पहले एक एक सेट लो, ऐड करते जाओ, फिर 2 सेट लो, माइनस करते जाओ, फिर 3 सेट लो, ऐड करते जाओ, फिर 4 सेट लो, माइनस करते जाओ, ठीक है। ऐसे ही करके आपको बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, ओके। तो अगर आपको बोला जाए कि 5 सेट का ऐसे करो, तो शायद नहीं बोलेंगे, मुझे नहीं पता, पर ऐसे अगर आपको बोले तो आप ज़रूर कर पाएंगे, आई होप, ठीक है। तो ये तो हो गया इंटरसेक्शंस के ऊपर और यूनियंस के ऊपर जो फॉर्मूला है। अभी आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा। तो अब इस क्वेश्चन में देखो, हमें दे दिया गया है कि इन अ क्लास ऑफ 165 स्टूडेंट्स, ठीक है, ये हमें पहले ही दे दिया गया है। फिर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ मिलाकर मतलब ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स ले लिए, ऐसे 8 स्टूडेंट्स हैं। फिर ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फिज़िक्स और मैथ्स लिए, 33 स्टूडेंट, फिज़िक्स और केमिस्ट्री लिए 20 स्टूडेंट्स, एंड केमिस्ट्री मैथ्स लिए 24 स्टूडेंट्स। और ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फिज़िक्स लिया, ठीक है, मतलब हो सकता है कि उन्होंने फिज़िक्स के साथ साथ और भी सब्जेक्ट्स लिया, लेकिन एटलीस्ट फिज़िक्स तो लिया उन्होंने, ठीक है, इतना हमें पता है। वो 79 है, केमिस्ट्री 83 है और मैथ्स 63 है। हमें ये ढूंढना है कि ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं लिया, ठीक है, ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं लिया, वो हमें ढूंढना है। तो हम कैसे ढूंढें, ये थोड़ा डायग्राम की सहायता से सोचो। ये अगर मैंने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया है, ये है फिज़िक्स, ये है केमिस्ट्री और ये है मैथ्स, ठीक है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। तो अगर मुझे ऐसे ढूंढना है कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने तीनों ही नहीं लिया, तो मुझे U माइनस फिज़िक्स यूनियन केमिस्ट्री यूनियन मैथ्स करना पड़ेगा, करेक्ट। अब U तो हमें पता है, ठीक है, U कार्डिनलिटी हमें पता है। PCM का यूनियन हमें पता है क्या, नहीं पता है, तो हमें अभी वो ढूंढना है, ठीक है, हमें अभी उसे ढूंढना है। तो देखो अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा था मैं वापस वही लिख रहा हूँ, इज इक्वल्स टू P प्लस C प्लस M माइनस PC CM PM, करेक्ट, प्लस PCM। क्या ये करेक्ट है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, प्लस करते जाओ, फिर माइनस करते जाओ, फिर प्लस करते जाओ, ऑल्टरनेट ऐसे होता रहेगा, करेक्ट। तो अब हमें सिर्फ सब्सटीट्यूट करना है वैल्यूज़, ओके। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। PCM इज इक्वल्स टू फिज़िक्स 79 प्लस केमिस्ट्री 83 प्लस मैथ्स 63 माइनस फिज़िक्स केमिस्ट्री 20 माइनस केमिस्ट्री मैथ 24 माइनस फिज़िक्स मैथ्स 33 प्लस फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ 8, ठीक है, करेक्ट। ये अभी हमें सॉल्व करना है, तो चलो सॉल्व करते हैं। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये आता है 156। सो नाउ 156 अगर हमें मिला है तो हमें उसे यूनिवर्सल सेट से माइनस करना पड़ेगा। केमिस्ट्री मैथ इज इक्वल्स टू क्या है, 165 माइनस 156 विच इज़ इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कोई भी सब्जेक्ट नहीं लिया है, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको कैसे सॉल्व करना है इस तरह के क्वेश्चंस, ओके। अब देखो अच्छे से, पहली बात, कुछ लॉज तो मैंने तभी के तभी बता दिए थे, सबसेट वो सब, फिर भी चलो एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि कौन से लॉज हैं हमारे पास। तो सबसे पहले है कम्यूटेटिव लॉ, ओके। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब है कि A यूनियन B इज इक्वल्स टू B यूनियन A, करेक्ट, ये हमें पता ही है। या चलो इंटरसेक्शन भी अगर ले लिया, इज इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन A,
ठीक है। दूसरा आता है एसोसिएटिव लॉ। इसका मतलब है कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अब उसका मतलब कि अगर मैंने ये इससे पहले किया फिर इसे किया, ये सेम होता है इसके, ठीक है। इंटरसेक्शन के केस में भी वही है, C इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। सो दिस एंड दिस, ठीक है, दोनों सेम ही हैं। तीसरा जो लॉ आता है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी हम अब तक देख चुके हैं वैसे ही है। या फिर अगर हम इंटरसेक्शन को ही ले ले, B यूनियन C इज इक्वल्स टू A यूनियन B, ठीक है, नहीं A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, ठीक है, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉज। चौथा कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ का मतलब ये है कि A और उसके साथ अगर मैं यूनियन कर दूँ उसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, मतलब कि क्या A है, ठीक है, ये A है ना और ये तो A कॉम्प्लीमेंट है, मतलब इसे छोड़कर A कॉम्प्लीमेंट है। तो मैं अगर इसे भी ले लूँ और इसे भी ले लूँ और दोनों को यूनियन कर दूँ, वो तो पूरा यूनिवर्स हो जाएगा, करेक्ट, वो पूरा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। कॉमा A इंटरसेक्शन A बार इज इक्वल्स टू क्या होगा, मतलब अभी ये A है और उसका मैं कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूँ, तो दोनों में अगर मुझे कुछ कॉमन देखना है क्या होगा, कुछ नहीं होगा, पूरा खाली रहेगा वो, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही है ना कि A के अंदर कुछ भी नहीं है, वो सारे हम A के पास जो जो चीज़ नहीं है वो A कॉम्प्लीमेंट में जाता है। तो अगर वैसे ही है और उनमें इंटरसेक्शन देखे, मतलब कॉमन कुछ चीज़ देखे, वो कुछ नहीं मिलेगा, मैं नल सेट मिलेगा मैं, ठीक है, करेक्ट। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट लॉ। दूसरा आता है और एक आता है इंडेम्पोटेंट लॉ। ये बहुत ही फालतू है पर ठीक है, चलो देख लेते हैं। इंडेम्पोटेंट लॉ, इसका मतलब है कि A यूनियन A इज इक्वल्स टू A, ये लॉ है इंडेम्पोटेंट लॉ। A इंटरसेक्शन A इज इक्वल्स टू A, ये लॉ है, ठीक है। तो ये खैर कोई बात नहीं। नेक्स्ट जो लॉ आता है वो है बाउंड लॉ, ठीक है। ये हो सकता है आप पहली बार सुन रहे होंगे पर कोई बात नहीं, ये भी उतना कुछ खास नहीं है। A यूनियन ऑफ यूनियन इज इक्वल्स टू यूनियन ऑफ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट, ठीक है, क्योंकि A है और ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, तो दोनों में अगर यूनियन करते तो पूरा यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा, करेक्ट। कॉमा A इंटरसेक्शन ऑफ नल सेट, ठीक है, एक है A और एक है पूरा खाली सेट, इक्वल टू खाली सेट। एक A है और एक पूरा खाली सेट है, तो दोनों में कॉमन क्या है, खाली सेट ही है ना, पूरा तो खाली हो गया पूरा, तो वो बाउंड लॉ में आता है। सातवां है एब्जॉर्प्शन लॉ, ठीक है, एब्जॉर्प्शन लॉ। इसका मतलब है कि A यूनियन A इंटरसेक्शन B, ठीक है, A यूनियन A इंटरसेक्शन B का मतलब है A, करेक्ट, ऐसा ही होगा ना। A यूनियन A इंटरसेक्शन B मतलब चलो ये दिखा देता हूँ इधर, तो ये होगा इंटरसेक्शन, ठीक है, और ये हो गया A। तो A और इसका जो इंटरसेक्शन है उसमें अगर हम यूनियन कर दें तो A ही बन जाएगा, करेक्ट। A और उसका इंटरसेक्शन अगर हम ले लें इंटरसेक्शन, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट और उसका ये वाला पार्ट मिलकर तो A ही बना रहा है ना, तो उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ, ठीक है, इसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ। साथ ही अगर हम इसे साइंस को पलटा भी दें तो भी सेम ही आएगा रिजल्ट, A इंटरसेक्शन A यूनियन B, ठीक है, A इंटरसेक्शन
ए यूनियन बी, मतलब ए है और ये बी है, मैंने पूरा इस चीज़ को ले लिया, ठीक है, पूरा इस चीज़ को ले लिया। और अभी मुझे इंटरसेक्शन चाहिए, ठीक है, इंटरसेक्शन चाहिए सिर्फ इस पार्ट का, ठीक है, मतलब इस पार्ट में क्या कॉमन, इस पार्ट में और इस पूरे पार्ट में क्या कॉमन है, ये पार्ट कॉमन है, ठीक है, ये पार्ट कॉमन है, तो इसलिए ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए। ओके फाइन। नेक्स्ट आता है इन्वोल्यूशन लॉ। इन्वोल्यूशन लॉ, ये इसका मतलब है कि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, इन्वोल्यूशन लॉ, ए का कॉम्प्लीमेंट ले लिया मैंने, फिर उसका भी मैंने कॉम्प्लीमेंट ले लिया, ठीक है, ये क्या होगा, इज इक्वल्स टू ए होगा, करेक्ट, क्योंकि ए का कॉम्प्लीमेंट ये है, इसका कॉम्प्लीमेंट ये है, तो इसलिए वो ए आ रहा है। फाइन। मैं इसे इरेज कर देता हूँ इधर। नाइन्थ वन इज़ इन्वोल्यूशन लॉ, फिर आता है 0-1 लॉ, ठीक है, 0-1 लॉ। इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिवर्स का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट ले लूँ तो वो हो जाता है खाली। यूनिवर्स है ना, ये पूरा यूनिवर्स है, उन सारे में जितना एलिमेंट्स है उनका मैं कॉम्प्लीमेंट ले लिया, मतलब मुझे यूनिवर्स में कोई भी एलिमेंट नहीं चाहिए, तो खाली हो गया। सिमिलरली खाली कोई सेट खाली है और मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, खाली एलिमेंट को छोड़ कर मुझे सब कुछ चाहिए, तो पूरा यूनिवर्स हो गया, तो इसे कहते हैं 0-1 लॉ। ओके, एंड फाइनली आता है डे मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, तो डी मॉर्गन्स लॉ में क्या आता है, 10th लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, इसका मतलब है कि ए यूनियन बी का मैं अगर कॉम्प्लीमेंट लूँ तो इसका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए यूनियन बी का मैं कॉम्प्लीमेंट लूँ तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, एंड ए इंटरसेक्शन बी का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लूँ तो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, समझ में आया क्लियरली? ओके, तो क्लियर हुआ ये बात, ठीक है, ये क्लियर हुआ। ये अगर आप चाहे तो वेन डायग्राम्स के सहारे इसे आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, इसे आप प्रूव कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास आता है ओके, सो नाउ इसे मैं इरेज कर देता हूँ और फिर हम देखेंगे कुछ नोटेशंस, ठीक है, कुछ नोटेशंस जहाँ पर यूनियन और इंटरसेक्शन को कैसे लिखा जाता है। जब तक मैं बोर्ड को इरेज करता हूँ तब तक आप काम कर सकते हैं। इस वीडियो को अगर आप पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, और यार कट, तो अभी इधर देखते हैं। सोचो मैं अगर इस प्रकार का एक नोटेशन दूँ, i इक्वल टू 1 एंड n इज़ नहीं इक्वल ai, ठीक है, ai, इसका मतलब क्या हुआ, a1 प्लस a2 प्लस a3 कंटिन्यूड टिल an, ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। साथ ही साथ हो सकता है कि आपने ये नोटेशन पहली बार देख रहे हो, ai, ठीक है, i इक्वल टू 1 टू n, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि a1 मल्टीप्लाइड बाई a2 मल्टीप्लाइड बाई a3 कंटिन्यू टिल an, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस प्लस की जगह मल्टीप्लाई आ जाता है। ये कम देखेंगे आपने, ये मुझे पता है, पर फिर भी। सिमिलरली अगर मैं बड़ा सा एक u ड्रॉ करूँ और a यहाँ पे तो कैपिटल आएगा, हालांकि ai इधर बनाऊँ, तो इसका मतलब क्या होगा, i इक्वल टू 1 टू n, इसका मतलब ये होगा कि ai a1 यूनियन a2 यूनियन a3 कंटिन्यू टिल यूनियन an, ठीक है, इसका मतलब वो ये। क्लियर? सिमिलरली अगर मैं कुछ इस तरह से बनाऊँ, बड़ा सा एक इंटरसेक्शन का सिंबल ai,
आई इक्वल टू 1 से लेकर n तक जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 कंटिन्यू टिल इंटरसेक्शन AN। क्लियर? तो इन सारे सिंबल्स का ध्यान रखना, भूल मत जाना कि इनका मतलब क्या है। ओके, अब आता है कि पार्टीशंस। ठीक है, अब आता है पार्टीशंस। पार्टीशंस का मतलब है कि हमने कोई एक सेट ले लिया, सोचो A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हमने एक सेट ले लिया। तो उसमें से अगर ऐसा मैं एक सेट बनाऊँ, ऐसा मैं एक अगर सेट बनाऊँ, S इज इक्वल्स टू सेट ऑफ 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8 9। ठीक है, मतलब A में जितने सारे एलिमेंट्स है उसके मैं टुकड़े कर रहा हूँ। ठीक है, उसके मैं टुकड़े कर रहा हूँ, अलग अलग टुकड़े। ठीक है, जो कि आपस में डिसजॉइंट है, आपस में ये सारे सेट्स डिसजॉइंट है ना। तो ये सेट एक तरह से पेयर वाइज डिसजॉइंट भी हो सकता है, पेयर वाइज डिसजॉइंट ही है। तो फिर ऐसे सेट को कहा जाता है पार्टीशन सेट। ठीक है, इसे कहा जाता है पार्टीशन सेट। मैं जो A का मैं पार्टीशंस कर रहा हूँ, ठीक है, टुकड़े कर रहा हूँ, इसलिए इसे कहते हैं पार्टीशन सेट। ये भी एक और एक नई चीज़ आपने सीखा अभी। ओके, सो नाउ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या मतलब हुआ? कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये मतलब हुआ कि सोचो एक सेट है A जहाँ पे लिया है मैंने 1 2 3, दूसरा मैंने एक सेट ले लिया B जहाँ पे लिखा है A, B। ठीक है, क्लियर? 1 2 3 एंड A, B। इसका मतलब है कि अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट लूँ A क्रॉस B, ठीक है, A क्रॉस B अगर मैं लूँ तो मुझे कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा, 1 A, 1 B, 2 A, 2 B, 3 A, 3 B। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि A के एलिमेंट्स पहले आते जाएंगे, B के एलिमेंट्स बाद में आते जाएंगे। जितने सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है वो हमने लिख दिया। क्लियर? वो हमने लिख दिया। सिमिलरली अगर हमने B क्रॉस A किया, ठीक है, B क्रॉस A, ठीक है, तो अब ये अलग होगा। ये क्या होगा? B का एलिमेंट्स पहले लेंगे तो A1 आएगा, A1, A2, A3, B1, B2, B3। ठीक है, इस तरह से हमें लिखते जाना है। तो ऑफ कोर्स A क्रॉस B इज़ नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, और इसे कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, और एक चीज़ हमें इधर ध्यान देना है कि अगर मैं कार्डिनलिटी लूँ A क्रॉस B का, ठीक है, A क्रॉस B का अगर कार्डिनलिटी लूँ या फिर B क्रॉस A का भी अगर मैं कार्डिनलिटी ले लूँ, तो फिर कार्डिनलिटी ऑफ A डॉट कार्डिनलिटी ऑफ B ऐसा होगा। मतलब A का कार्डिनलिटी मल्टीप्लाइड बाय B का कार्डिनलिटी बनता है इस पूरे चीज़ का कार्डिनलिटी। ठीक है, जैसे इधर 3 है और इधर 2 है तो 3 2 जा 6। तो देखो A क्रॉस B में भी 6 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6। B क्रॉस A में भी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। अगर हम तीन सेट्स का ले, ठीक है, 3 अलग अलग सेट ले और उसका अगर हम ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट ले तो कैसे दिखेगा? जैसे कि A है 1 2, B है A B एंड C है C क्या ले? अभी C को ले लेते हैं अल्फ़ा बीटा। ठीक है, C को ले लेते हैं अल्फ़ा बीटा। तो फिर A क्रॉस B क्रॉस C कैसे दिखेगा? A क्रॉस B क्रॉस C दिखेगा 1 A अल्फ़ा 1 A बीटा। ठीक है, कॉमा लेके हमें लेना पड़ेगा 1 B अल्फ़ा 1 B बीटा, 2
ए अल्फ़ा, 2a बीटा, 2a बीटा, ठीक है, 2b अल्फ़ा, 2b बीटा। ये मैं कैसे लिख रहा हूँ, 1 लिया, फिर a लिया, फिर अल्फ़ा लिया, फिर 1 लिया, a लिया, फिर बीटा लिया मैंने, ठीक है। 1 और a के मैंने फिक्स कर दिया, ये दोनों ले लिया, फिर 1 लिया, a को चेंज करके b कर दिया, फिर ये दोनों ले लिया। ऐसे ही करो ना, 1a अल्फ़ा बीटा, 1b अल्फ़ा बीटा, फिर इसे ही चेंज कर दिया मैंने, 2 ले लिया, 2a ले लिया, 2a, फिर अल्फ़ा बीटा, फिर 2b अल्फ़ा बीटा। ऐसे करते करते मैंने ले लिया। और साथ ही ये भी देख सकते हो कि a क्रॉस b क्रॉस c इज इक्वल्स टू a कार्डिनलिटी, b कार्डिनलिटी, c कार्डिनलिटी, ठीक है, ऐसा होता है। तो सिमिलरली मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, x1 नहीं, चाहे तो a1 ले लेते हैं, a1 मल्टीप्लाइड बाई a2 मल्टीप्लाइड बाई a3 कंटिन्यूड टिल an, ठीक है, an इज इक्वल्स टू a1 कार्डिनलिटी, a2 कार्डिनलिटी कंटिन्यू टिल an, ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तो ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट। ओके, खुशखबरी है, नेक्स्ट कुछ नहीं है, यही ख़त्म, ठीक है। तो समझ में आया, ये सेट्स अब तक आपने जितने भी चीज़ें पढ़े हैं उसमें ये सब अभी कवर हो चुका है, ऑलराइट। कुछ नई चीज़ें भी हमने देखा है, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और ज़रूर हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।